हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी दोस्त सभी साथी जुड़ जाएं इस क्लास में। आप सभी को पता है डेली 3 बजे जो है जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है, जो कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए रामबाण क्लास होने वाली है। आज की हमारी 9वीं क्लास है। अगर आपने पिछली 8 क्लासेस को नहीं अटेंड किया है तो जाकर अटेंड कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है। यहाँ पर हम लोग पूरे 50 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ठीक है। तो आइएगा, एक बार फिर से सभी लोग जुड़ जाएंगे और प्रयास करिएगा हर एक प्रश्न का आंसर देते हुए चलें आप लोग कमेंट बॉक्स में, और हर एक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। दोस्तों, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे, सिलेबस उठाकर देखेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा का, तब चीज़ें आपको समझ में आएंगी ये कितनी इंपॉर्टेंट क्लास होती है। आपको पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहता है भूरी क्रांति का संबंध जो है किससे है? बायोडीजल उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से, मांस उत्पादन से, अंडा उत्पादन से। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सभी का आंसर आना चाहिए। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, भूरी क्रांति का संबंध जो है उर्वरक उत्पादन से होता है। ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से, आलू उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, मसाला उत्पादन से। जवाब देने का प्रयास करें क्वेश्चन नंबर सेकंड का, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टार लगाएं, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से। श्वेत क्रांति का संबंध जो है दोस्तों, याद रखें आप लोग, दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर तीसरा। पूरे 50 प्रश्न हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा स्पीड के साथ चलेंगे, जिससे ज़्यादा समय भी ना लगे और आपके ये सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर करेंगे और स्टार लगाएं, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टिकोण से। चलिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों याद रखिएगा, अगर गवर्नर जनरल की बात करें तो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वे थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब हो जाएगा आपका आंसर राजगोपालाचारी, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे जो ब्रिटिश थे स्वतंत्रता के पहले, तब आप कहेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है और कहता है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, ओम प्रकाश रावत, सुशील चंद्र, सुनील अरोड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 सबका आंसर आना चाहिए। चलिएगा, आंसर देने का प्रयास करें थोड़ा सा स्पीड के साथ। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो है कौन थे? दोस्तों, सुकुमार सेन पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन थे। पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 5, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे? मदर टेरेसा, सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 5 है, महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। बता सकते हैं आप लोग, आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे? दोस्तों, सीवी रमन ऑप्शन नंबर आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के जो पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे वे, उनका नाम क्या था? सीवी रमन था। ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। कहता है भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है किसे माना जाता है? चलिएगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, इनमें से कोई नहीं। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? स्टार लगाएं, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। यहाँ पर पूछता है श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तब आप कहेंगे डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है।
साथियों, यदि आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी में मेहनत के साथ लग गए हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये सारी क्लासेस बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? चलिएगा, अब्दुल कलाम आज़ाद, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारमैया। क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? चलिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे स्वतंत्रता के समय? जेबी कृपलानी आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में। ठीक है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और किसके द्वारा की जाती है? A.O. ह्यूम के द्वारा करी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखें। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पर लग चुका है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा, रवीश मल्होत्रा, यूरी गागरिन, कपिल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सबका आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिएगा, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय जो है कौन था? दोस्तों, अंतरिक्ष में पहले जो भारतीय थे पहुंचने वाले, उनका नाम था राकेश शर्मा। पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में, नई दिल्ली में, जयपुर में, इंदौर में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें सभी लोग। दिल्ली मेट्रो रेल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूरे धैर्य के साथ इस क्लास में बने रहिएगा। इन 50 प्रश्नों को आप लोग ज़रूर देखिएगा और लास्ट में अपना नाम स्कोर ज़रूर बताइएगा, कितना स्कोर किया है आपने, इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है। दिल्ली मेट्रो का जो मुख्यालय है, अगर इसकी बात करें तो ये नई दिल्ली में स्थित है। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न कहता है गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? चलिए, गुलाबी क्रांति जो है किससे संबंधित है? झींगा मछली उत्पादन से, पेट्रोलियम उत्पादन से, बायोडीजल उत्पादन से, कुक्कुट उत्पादन से। चलिए, आंसर देने का प्रयास करें। गुलाबी क्रांति का संबंध जो है किससे है? दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुलाबी क्रांति का संबंध जो है झींगा मछली उत्पादन से है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करें। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष का नाम नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह। बताएं, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष जो है कौन है? आंसर दे सकते हैं तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? चलिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग। चलिए, आंसर आना चाहिए आप सभी का। चलिए, बंगाल के गवर्नर का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो वारेन हेस्टिंग था, और जो पहला वायसराय था भारत का, लॉर्ड कैनिंग को कहा जाता है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, प्रथम भारत के गवर्नर जनरल थे, ना कि ये भारतीय नहीं थे, ये ब्रिटिश थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बीपी सिंह, हीरालाल जेकानिया, एमपी शास्त्री, एम हिदायतुल्लाह। जवाब देने का प्रयास करें सभी लोग। चलिएगा, दोस्तों, भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था हीरालाल जेकानिया। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष और संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष और संस्थापक का नाम बताएं। एनी बेसेंट, चितरंजन दास, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। चलिएगा, आंसर आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर
थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा और इन्हें ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में करी गई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? चलिएगा, बलदेव सिंह पंडित, जगजीवन राम, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। आंसर आना चाहिए, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? चलिएगा दोस्तों याद रखिएगा, बलदेव सिंह पंडित, ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले जो रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह पंडित थे, ऑप्शन आपका बिल्कुल पहला करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सबका आंसर आना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से जवाब देने का प्रयास करें। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक होती है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब आप कहेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में माना जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? 9 दिसंबर 1946 को। पेपर में प्रश्न पूछा जाता है और आ चुका है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने भाग हैं? 20, 25, 22, 21। जवाब देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है, 5 सेकंड का समय आपके पास है। तो वर्तमान में यदि देखा जाए भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या है 25। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, तब आप कहेंगे 22 भाग थे। आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तब आप कहेंगे 8 अनुसूचियां थी। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तब आप कहेंगे 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का पिता जो है किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर BR अम्बेडकर को, HC मुखर्जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? चलिए, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करें। याद रखें दोस्तों, भारतीय संविधान का पिता जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान सभा के संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब आप कहेंगे जवाहरलाल नेहरू। और राजेंद्र प्रसाद क्या थे? ये क्या है, संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष। चलिएगा जवाब दें, क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? याद रखें 21 वर्ष आपका सेकंड, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज विषय है, बताएं। समवर्ती सूची का, केंद्र सूची का, राज्य सूची का, विशेष अधिकार सूची का, बताएं। चलिएगा, इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज विषय है किस सूची का? चलिएगा, सबका आंसर आना चाहिए। दोस्तों याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंचायती राज जो है ये व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। ऑप्शन आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा जो है किस अनुच्छेद को कहा है? अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 31 को, अनुच्छेद 35 को, अनुच्छेद 29 को, यानी अनुच्छेद 29 को। बताएं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा जो है किस आर्टिकल को कहा है, किस अनुच्छेद को कहा है? स्टार लगाएं, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान
की आत्मा जो है अनुच्छेद 32 को कहा है। पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है यानी मिनी संविधान जो है किसे कहा जाता है, तब आप कहेंगे 42वां संविधान संशोधन को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जानते हैं। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। चलिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। 25 से 28, 22 से 27, 23 से 29, 24 से 25। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। और भाई यहाँ पर सेशन देखिएगा, लाइक नहीं कर रहे हैं लोग, लाइक करते हुए चले जितने लोग जुड़े हुए हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं, जुड़ जाएं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। यहाँ पर बिल्कुल आपको मुफ्त में चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, वो भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। अगर आपसे पूछा जाए मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तब आप कहेंगे 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न देखें, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। देखिएगा प्रश्न भी आ गया। तो मूल संविधान में जो है मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है और मौलिक कर्तव्य जो है 11 है। ये चीज़ें मैं आपको बार बार इसलिए रिपीट करवाता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न आप लोग देखें, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है कलेक्टर के द्वारा, चुनाव आयोग, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। बताएं, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है, किस पर निर्भर होता है, ग्राम पंचायत का चुनाव। चलिए यहाँ पर सभी लोग आंसर करें जितने लोग जुड़ चुके हैं। ग्राम पंचायत का जो निर्वाचन होता है किस पर निर्भर करता है, राज्य सरकार पर, यानी स्टेट गवर्नमेंट पर। ऑप्शन आपका यहाँ पर चौथा बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है किसे कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड क्लाइव को, लॉर्ड मेयो को। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और आपसे कहता है कि भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 का आप लोग जवाब दें। चलिए, सही मायने में जो है स्थानीय स्वशासन का जनक दोस्तों लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। पहला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका पहला राइट हो जाएगा। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, भारत का प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। चलिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जवाब आना चाहिए। राज्यपाल को जो है कौन नियुक्त करता है, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। और बहुत शानदार, 26 का विकल्प आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है करी जाती है राज्यपाल की नियुक्ति। और भारत का संवैधानिक अध्यक्ष जो है कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 27 है, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष जो है कौन होता है। याद रखें आप लोग, भारत का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो होता है भारत का राष्ट्रपति। पहला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखें, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है कौन करता है, किसके द्वारा जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करी जाती है। भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 28 है, यहाँ पर सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है कौन करता है। चलिए भाई जवाब देने का प्रयास करें, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। चलिएगा दोस्तों, याद रखें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करी जाती है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था, कोलकाता में, चेन्नई में, मुंबई में, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 29 है, जवाब दें, भारत में पहला नगर निगम जो है कहाँ स्थापित हुआ था। चलिए दोस्तों, भारत में जो है पहला नगर निगम जो है चेन्नई में स्थापित हुआ था। ऑप्शन आपका विकल्प आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक हड़प्पा शहर नहीं था।
आंसर दे सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। चलिएगा दोस्तों, देखेंगे यहाँ पर मेहरगढ़ जो है आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ये आपका हड़प्पा शहर नहीं था। कौन सा? मेहरगढ़। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है 10वें सिख गुरु थे? 10वें सिख गुरु जो है कौन थे? गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद। 31 का आंसर करें। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो कौन जो है 10वें सिख गुरु थे? दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह को जो है 10वां सिख गुरु माना जाता है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा के लोगों की धार्मिक प्रथाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वे मंदिरों में पूजा करते थे, उनके पास पुजारी का एक वर्ग था, कोई मंदिर नहीं मिला, वे पशु देवताओं की पूजा करते थे। बताएं, हड़प्पा के लोगों की धार्मिक प्रथाओं के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखें, कोई मंदिर नहीं मिला। ठीक है, अगर देखा जाए हड़प्पा में जो है कोई भी मंदिर नहीं मिला, यही विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट बैठता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द किससे जुड़ा था? उलेमा शब्द जो है किससे जुड़ा हुआ था? कमांडर इन चीफ से, ग्राम राजस्व अधिकारी से, विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायविद से, डाक अधिकारी से। दोस्तों दिल्ली सल्तनत के दौरान जो है उलेमा शब्द जो है विद्वान और धर्मशास्त्री और न्यायविद से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखें। भैया आप लोग सेशन को लाइक करें और चैनल पर यदि आप नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। जब आप लोग सेशन को लाइक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करते हैं और चैनल से जुड़ते हैं, तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, आपके लिए बेहतर करने का प्रयास करते हैं। और अभी बहुत सारे कंटेंट आपको देने हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध बौद्ध घटना घटित हुई थी? चलिए किसका किसका आंसर आता है देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध बौद्ध घटना घटित हुई थी? चलिएगा दोस्तों याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था, कहाँ पर दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था। और इसी को जो है क्या कहा गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर चौथा बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न आपसे करता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध बौद्ध घटना घटित हुई थी। यानी जब पहला उपदेश दिया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा, उसे ही धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। और ये पहला उपदेश जो है आपका सारनाथ में दिया गया था। तो इस घटना को जो है क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह क्यों शुरू किया था? बताएं, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह जो है किस लिए शुरू किया था? वस्त्र मिल मजदूरों की वेतन बढ़ाने के लिए, किसानों द्वारा किए गए करों को कम करने के लिए, नील किसानों के ब्रिटिश शोषण का विरोध करने के लिए, ब्रिटिश कानून का विरोध करने के लिए। दोस्तों गांधी जी ने जो चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था, ये क्यों शुरू किया था? याद रखेंगे, नील किसानों के ब्रिटिश शोषण का विरोध करने के लिए। यानी किसानों के द्वारा जो नील की खेती करी जाती थी, वो उसमें क्या होता था कि ब्रिटिश जो है शोषण करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है लैगून नहीं है? यहाँ पर कर लीजिएगा लैगून। ठीक है, लागू नहीं, लैगून कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस टाइप हो गया, टाइप मिसिंग है। तो देखेंगे करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील लैगून नहीं है? देखेंगे तो लोकटक झील जो है, लोकटक झील, ये लैगून झील नहीं है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान को भारत की अंगूर की राजधानी कहा जाता है? नासिक को, मुजफ्फरनगर को, मुंबई को, फरीदाबाद को। क्वेश्चन नंबर 37 है, महत्वपूर्ण है, जवाब दे सकते हैं। चलेगा, किस स्थान को भारत की अंगूर की राजधानी कहा जाता है? चलेगा, तो नासिक को जो है अंगूर की राजधानी कहा जाता है, महाराष्ट्र में स्थित है नासिक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए,
संतरों का शहर किस शहर को कहा जाता है? नागपुर, उदयपुर, हैदराबाद, लखनऊ। चलिए बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी का आंसर आना चाहिए इस प्रश्न का। चलिएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो है कुछ शहर हैं जो किसी विशेष वस्तु के लिए फेमस हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे संतरों का शहर जो है किसे कहा जाता है? याद रखेंगे, नागपुर को जो है संतरों का शहर कहा जाता था। अगर आपसे पूछा जाए कि मोतियों का शहर किसे कहा जाता है, तब आप कहेंगे हैदराबाद को। अगर आपसे पूछे झीलों का शहर किसे कहा जाता है? उदयपुर को। बहुत महत्वपूर्ण है। संतरों का शहर किसे कहते हैं? नागपुर को संतरों का शहर कहते हैं। लीची की भूमि किसे कहते हैं? मुजफ्फरपुर को जो है लीची की भूमि कहते हैं। नवाबों का शहर किसे कहते हैं? आपको पता होगा, लखनऊ को कहते हैं नवाबों का शहर। बुनकरों का शहर किसे कहते हैं? पानीपत को जो है बुनकरों का शहर कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे। और क्वेश्चन नंबर 39 आपसे पूछता है कि नवाबों का शहर जो है किस शहर को कहा जाता है? आपको पता होगा। यहाँ पर जो है आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नवाबों का शहर लखनऊ को कहते हैं। विटीकल्चर किससे संबंधित है? विटीकल्चर किससे संबंधित है? संतरा उत्पादन, अंगूर उत्पादन, सेब उत्पादन, अनार उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 40 है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, विटीकल्चर जो है किससे संबंधित है? दोस्तों, विटीकल्चर जो है अंगूर उत्पादन से रिलेटेड है। ऑप्शन आपका, विकल्प आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा पठार जो है कौन सा है? दक्कन का पठार। ढक्कन की जगह दक्कन कर लीजिएगा। ठीक है, भारत का जो है सबसे ऊंचा पठार की बात करें तो दक्कन का पठार जो है भारत का, यहाँ पर देखेंगे लद्दाख का पठार ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। भारत का जो सबसे ऊंचा पठार है दोस्तों वो है आपका कौन सा? लद्दाख का पठार। ऑप्शन आपका यहाँ पर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, यदि हम यहाँ पर दक्कन की पठार की बात करें तो ये जो है भारत का सबसे बड़ा पठार है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा पठार है और लद्दाख का पठार सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, ये जो भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है ये जो है 5 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका मतलब क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटक और गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में विस्तारित है। कौन सा पठार? दक्कन का पठार। यानी ये सबसे बड़ा पठार है भारत का और सबसे ऊंचा लद्दाख का पठार। कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ की बैलाडीला श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बताएं। छत्तीसगढ़ की बैलाडीला श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बताएं। तांबा, बॉक्साइट, लौह अयस्क, कोयला। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर करें। चलिएगा, तो विकल्प दोस्तों यहाँ पर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का जो बैलाडीला श्रेणी है ये किस खनिज के लिए फेमस है? लौह अयस्क के लिए फेमस है। अगला प्रश्न देखिए। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? स्टार लगाएं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिएगा, अमरकंटक, नासिक, मानसरोवर, कुर्ग। दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो नासिक यानी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। ऑप्शन आपका सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टिकोण से। और आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नागरिकता किस भाग से संबंधित है? बताएं। भाग 3, भाग 2, भाग 1, भाग 4। बताएं। नागरिकता से संबंधित भाग जो है आपका कौन सा है? तो भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित भाग है। ठीक है, ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संसद के किस सदन में धन विधेयक पेश किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। 45 का आंसर करें, महत्वपूर्ण है। भारतीय संसद के किस सदन में धन विधेयक पेश किया जा सकता है? दोस्तों, लोकसभा में जो है ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा में जो है धन विधेयक पेश किया जा सकता है। पहला विकल्प आपका करेक्ट है। और अगला प्रश्न है, धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद जो है कौन सा है? 110, 112, 114, 116। बताएं। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर कर सकते हैं आप लोग। धन विधेयक से संबंधित आर्टिकल जो है आपका इसमें से कौन सा है? चलिए,
सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। धन विधेयक से संबंधित आर्टिकल जो है कौन सा है? दोस्तों 110, आर्टिकल 110 जो है धन विधेयक से संबंधित है। पहला विकल्प करेक्ट है। और युआन किस देश की मुद्रा है? महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। युआन जो है किस देश की मुद्रा है? याद रखें, चीन की मुद्रा का नाम है युआन। और चीन की राजधानी की बात करें बीजिंग है, और मुद्रा का नाम क्या है? युआन है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। जापान की राजधानी की बात करें तो बता सकते हैं आप लोग काठमांडू, टोक्यो, तेहरान, काबुल। बताएं दोस्तों, जापान की राजधानी की बात करें तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। और अगला प्रश्न कहता है तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? चलिए, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 49 जवाब दे सकते हैं, चलिएगा। तारों का टिमटिमाना जो है किसके कारण होता है? आंसर देने का प्रयास करें क्वेश्चन नंबर 49, और उसके बाद लास्ट वाले क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 50 का। तो देखते हैं किसका आंसर आता है यहाँ पर। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? स्टार लगाएं और सबका आंसर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 50 का। इस प्रश्न का आंसर आप सभी के ऊपर है। मैं डेली आपसे क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर पूछता हूं, तो डेली आपका जवाब आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आप लोग करेंगे, ये आप सभी के ऊपर छूटता है। तो आप लोग इसी तरीके से डेली 3 बजे जरूर क्लास में जुड़ें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है। यदि आप लोग जीके जीएस की सारी क्लास को अटेंड करते हैं, आपको बीएड प्रवेश परीक्षा में कोई भी समस्या नहीं होगी। आप किसी भी स्टेट से हों, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सबको ध्यान में रखकर, सभी स्टेट को ध्यान में रखकर यहाँ पर वीडियो प्रोवाइड करी जाती हैं। और करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर की क्लास हमारी 11:30 बजे होती है, उसको जरूर कवर करें। उसके बाद रात में 8:30 बजे जो क्लास होती है वो सामान्य हिंदी की क्लास होती है, और ये आपकी 3 बजे जीके जीएस की क्लास होती है। तो इन तीनों क्लासेस को अटेंड ज़रूर करें आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर चुन चुनकर प्रश्नों को कंसाइज किया जाता है, इसको पीडीएफ फॉर्म में बनाया जाता है, तब आपको जो है चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। मेहनत किया जाता है, तब आपको यहाँ पर चीज़ें एक एक करके दी जाती हैं। आपका कर्तव्य बनता है कि एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर यदि आप नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो भी लोग तैयारी में लग गए हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।